Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. In my previous lecture, I have given a homework in which you have to draw a equipotential line and equipotential surface of infinitely charged surface density. Clear? एक infinite surface charge density की वजह से equipotential line की shape और equipotential surface की shape क्या होती है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था, तो आप उसको सोचेंगे अच्छे से. इस लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा जो रिलेटेड होंगे. वो होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं. अभी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. वर्क एनर्जी थ्योरम हमने मैकेनिक्स में 11th में स्टडी किया था, उसी से रिलेटेड यहां बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो वो क्वेश्चंस किस किस टाइप से फ्रेम किए जाते हैं, कैसे अप्रोच किया जाता है, वो मैं सब आपको यहां बताऊंगा. मैकेनिक्स का बड़ा अच्छा इन्वॉल्वमेंट है यहाँ, बड़ा अच्छा यूज है. तो मैकेनिक्स ऐसा नहीं है कि यदि आप छोड़ देते हैं, मैकेनिक्स आपके याद नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं. मैकेनिक्स के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे वो आपको याद होने चाहिए, तभी आपको यहाँ क्वेश्चन समझ में आएंगे. जैसे कि एक एग्जांपल मेरे याद आ रहा है कि मैंने आपको बोला था कि ये एग्जांपल अगर आप एसएचएम के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे तो ऐसे सॉल्व होता है, अदरवाइज ये वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व किया जा सकता है. ऐसा मैंने बोला था इस एग्जांपल में, पीछे वाले किसी लेक्चर में, मेरे याद नहीं है कौन सा लेक्चर था. मैंने बोला था कि जब वर्क एनर्जी थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं आपको बताऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी में आपको बताऊंगा, तो तब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कराऊंगा. क्वेश्चन क्या है कि एक चार्ज है जिसका मास m, चार्ज प्लस q, पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है. लैंग्वेज लिख देता हूं क्वेश्चन की. अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E naught is applied on given simple pendulum having mass m, charge plus q. Then what will be maximum angle made by string with vertical in its the subsequent motion of simple pendulum. ये लैंग्वेज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ए नोट अप्लाई कर दिया जाता है. अब जो सब्सिक्वेंट मोशन होगा, जो भी ये मोशन प्रदर्शित करेगा, उस मोशन के दौरान ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ मैक्सिमम कितना एंगल बनाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है. मैं जानता हूं कि जब ये मैक्सिमम एंगल बनाएगी उस वक्त इसकी स्पीड 0 होनी चाहिए. अगर इसकी स्पीड उस वक्त 0 नहीं है, कुछ ना कुछ इसकी स्पीड है, का मतलब ये एंगल मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि ये उस वक्त अगर स्पीड दर्शाता है तो और ऊपर जाएगा. समझिए? क्लियर ना? अगर मैं कहता हूं ये एंगल मैक्सिमम है तो ये स्पीड 0 होना अनिवार्य है, फाइनल. तो यही मैं मैक्सिमम मान लेता हूं. तो देखो मैं कैसे सोल्व करूंगा.
मैं मान लेता हूं ये एंगल थीटा मैक्स है, ये लेंथ L है, क्लियर। तो ये लेंथ भी L होगी, ये आएगा L साइन थीटा, ये लेंथ L साइन थीटा आएगी। वो वैसे गया है A पोजीशन B पोजीशन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या बोलता है? ऑल काइंड ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए, ऑल काइंड ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी, स्पीड की वजह से आती हो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, समझे ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, काइनेटिक। इनिशियल टोटल energy will be equal to final total energy if there is no external force, clear? if there is no conservative force, तो हमेशा इनिशियल टोटल एनर्जी फाइनल टोटल एनर्जी होती है। आप कहोगे सर फोर्स तो है ना इस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैलकुलेशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कर चुका हूं, समझिए ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क की कैलकुलेशन किसमें आ जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। जिस प्रकार से mg फोर्स के वर्क की कैलकुलेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आ जाती थी, उसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क की कैलकुलेशन किसमें आ जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगी। तो यहां यदि कोई और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो मैं टोटल इनिशियल एनर्जी लिख दूंगा बराबर फाइनल टोटल फाइनल एनर्जी, क्लियर। तो यहां इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितना था? 0 था, तो ये आएगा 0। ग्रेविटेशनल, इसको मान लेता हूं रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल इसी को मान लेता हूं, इस लाइन को। तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? 0 प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? मान लेते हैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी Q इंटू VA, हाँ या ना? यही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी, कल समझाया था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में। बराबर B पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? VB, B पॉइंट का पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। B पॉइंट पर वेलोसिटी 0 आएगी तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। B पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैंने इसको रेफरेंस लेवल माना था तो ये हाइट कितनी आएगी? जितनी ये हाइट होगी। और ये हाइट कितनी है? ये हाइट है कंप्लीट में से ये घटा दो, कंप्लीट कितना है? L। कंप्लीट लेंथ कितनी है? L। और ये लेंथ कितनी आएगी? ये वाली लेंथ L cos थीटा। तो ये कितना बचेगा? L माइनस L cos थीटा। तो इसका मतलब B पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgl1 माइनस cos थीटा। समझे? ये इक्वेशन मैंने लिखी। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूं, Q V A माइनस VB बराबर mgl1 माइनस cos थीटा। ये लिख दिया मैंने। अब ये VA माइनस VB क्या है? VA माइनस VB, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर चलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो यहां आ जाऊंगा, परपेंडिकुलर चलता हूं। ये पॉइंट यदि A है तो ये A डैश है,
क्या मैं VA बराबर VA डैश कह सकता हूं? क्योंकि A पॉइंट से A डैश तक अगर मैं जाता हूं तो ये मोशन आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर चल रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे परपेंडिकुलर? आप ऊपर चल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, और इसका मतलब ये क्या होगी? इक्विपोटेंशियल लाइन। इसका मतलब पॉइंट A डैश और पॉइंट A सेम पोटेंशियल पे होंगे। इसका मतलब कि VA बराबर VA डैश होगा। समझे? पॉइंट B और पॉइंट A के बीच की लेंथ कितनी है? L साइन थीटा, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी पॉइंट B छोटे पोटेंशियल पे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है, हाँ या ना? घटता है ना? तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में L साइन थीटा उसकी डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर 1 मीटर जाते हो तो कितना डिक्रीमेंट होता है? अगर 1 मीटर जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अमाउंट जितना 1 मीटर जाते हो, और यदि L साइन थीटा मीटर जाओगे तो कितना होगा? L साइन थीटा इंटू ई नोट, इतना डिक्रीमेंट होगा। मतलब VA माइनस VB, डिक्रीमेंट ऐसे ही लिखोगे आप, पहले में से दूसरे को घटाओगे, यही डिक्रीमेंट होता है। समझे? तो ये आएगा L साइन थीटा ई नोट बराबर VA माइनस VB। अगर आपको ये समझ में नहीं आया जो मैंने शब्दों में सॉल्व कर दिया, आप इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डेल्टा V बाय डेल्टा x, ये होता है। क्लियर? तो मैं A से B पर अगर ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? यहां देखो E नोट। डेल्टा V कितना है? माइनस फॉर्मूले की वजह से डेल्टा V, डेल्टा हमेशा चेंज को दर्शाता है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है, VB माइनस VA अपॉन डेल्टा x। लेंथ कितनी है? L साइन थीटा। तो आपके पास इस इक्वेशन से क्या आया? E नोट L साइन थीटा बराबर VA माइनस VB। वही चीज आई जो मैंने आपको डायरेक्ट बता दी थी। समझे ना? मैं चीजों को फॉर्मूले के नजरिए से नहीं देखता हूं। क्लियर? आप सिंपल देखो ना, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने ये समझा था कि मैं यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में 1 मीटर चलता हूं तो डिक्रीमेंट आता है। कितना डिक्रीमेंट आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अमाउंट जितना, यानी 1 मीटर चलने पर डिक्रीमेंट आएगा E नोट। तो L साइन थीटा मीटर चलने पर डिक्रीमेंट कितना आएगा? L साइन थीटा इंटू E नोट, इतना डिक्रीमेंट आएगा L साइन थीटा इंटू E नोट। डिक्रीमेंट का मतलब क्या है? कि फाइनल वाली चीज छोटी होगी, मतलब A के पोटेंशियल में से B का पोटेंशियल घटा दो, तो यही तो डिक्रीमेंट आएगा। यही आ रहा है आपका आंसर। तो किसी भी तरीके से आप इसको समझो। तो मेरी समझ में आ चुका है कि VA माइनस VB क्या है? L साइन थीटा E नोट है, तो रख देते हैं Q L साइन थीटा E नोट MGL 1 माइनस कोस थीटा। अब 1 माइनस कोस थीटा को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस साइन थीटा को भी आप ये बाई एंगल वाले फॉर्मूले लिख सकते हो, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहां से ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इधर आपके पास आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इस 2 से ये 2 गया, L से L गया, G से G गया, और साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 गया। एक साइन थीटा बाई 2, स्क्वायर है ना इधर। तो अब आपके पास इधर जो बचेगा, इधर बचेगा E नोट कोस थीटा बाई 2, इधर बचेगा साइन थीटा बाई 2। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं tan थीटा बाई 2। एक बार और देख लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं हुई हमसे। इधर बचेगा Q और इधर बचेगा M। ये G है, इधर G नहीं है, इधर Q है, तो G नहीं कटेगा, तो इधर रहेगा mg और इधर रहेगा Q इंटू E नोट। ये E नोट नहीं बचा, ये Q नहीं कटा, तो Q इंटू E नोट नीचे जाएगा। एक मिनट, इसको ऊपर सोल्व कर देते हैं, इसको हटा देता हूं इधर से।
इस इक्वेशन को यहां सोल्व कर देते हैं। इस इक्वेशन को देखो, Q इंटू वी नोट माइनस ए नोट किसके बराबर आया? L साइन थीटा इंटू ई नोट के बराबर। उधर क्या लिखा हुआ है? एम जी एल 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिख सकता हूं। और यहां L साइन थीटा लिखा हुआ है, इस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। Q ई नोट L 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इधर क्या आएगा? एम जी एल 1 से 1 गया, 2 बाहर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा। तो इस साइन थीटा बाई 2 से एक पावर गया। क्लियर? इस L से ये L गया, 2 से 2 गया, L से L 2 से 2। अब आपके पास बचेगा इधर Q ई नोट बाय एम जी, और इसको इधर लेके जाते हैं tan थीटा बाई 2। मुझे बताना है एंगल, मैक्सिमम एंगल, यही मुझे बताना है। तो इधर tan इनवर्स Q ई नोट बाय एम जी आएगा, बचेगा इधर क्या? थीटा मैक्स, ये थीटा मैक्स ही था जो मैंने लिया था, बाय 2। अब थीटा मैक्स कितना आया? 2 tan इनवर्स Q ई नोट बाय एम जी। तो यहां देखा होगा आपने कि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ी आपको, ज्यादा अच्छे से सोचना पड़ा है आपको। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर इस क्वेश्चन में लगाते हैं, लेकिन ऑसिलेशन वाले तरीके से डायरेक्टली आंसर आ रहा था। इक्विलिब्रियम के लिए आप थीटा निकालो, उसका दुगना कर दो, ये मैंने आपको बताया। क्योंकि उस ऑसिलेशन वाली कंप्लीट फिनोमेना आपको याद होनी चाहिए, तो वो एक स्मार्ट मेथड होगा, उससे आप सोल्व कर सकते हैं। समझे? तो इसको मैं रब करने जा रहा हूं। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हटा देता हूं यहां से, एग्जाम्पल 2 अब सॉल्व करेंगे। देखो एग्जाम्पल 2, एक चार्ज लेता हूं प्लस Q, क्लियर, और इसको फिक्स कर देता हूं, ये फिक्स्ड है। इससे मीटर की डिस्टेंस पर, 10 मीटर नहीं लेते हैं, 2D डिस्टेंस ले लेते हैं। 2D डिस्टेंस पर एक स्मॉल चार्ज Q को छोड़ दिया जाता है, स्मॉल चार्ज Q को छोड़ दिया जाता है, रिलीज्ड, मतलब यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये फिक्स है। तो जब ये चार्ज मिड में पहुंचेगा, छोड़ोगे तो ये क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसकी ओर दौड़ेगा, पॉजिटिव क्यू की चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज की ओर दौड़ेगा। तो जब ये सेंटर में पहुंचेगा तो इसके पास कोई वेलोसिटी होगी, तो ये वेलोसिटी क्या होगी ये बतानी है आपको। वेलोसिटी बताइए, ये डिस्टेंस d है, बताओ ये वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन। फिर से बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिखा जाएगा? ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, समझे? क्या कोई यहां नॉन कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स है? नहीं है। तो मैं बोलूंगा पॉइंट ए पर ग्रेविटेशनल, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रोस्टैटिक, पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी पॉइंट बी पर पोटेंशियल, पॉइंट बी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी। अब मैं क्या करता हूं, इस लेवल को रेफरेंस लेवल मान लेता हूं, रेफरेंस लेवल, इसको रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, समझे? और ये किसी एक समतल सतह पे रखा हुआ है पूरा अरेंजमेंट, एक समतल यानी एक
हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये नीचे गिरने लगेगा जी की वजह से, ऐसा नहीं। तो ये कैसे मोशन करेगा, इस लाइन में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट ए पर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मैंने इस लाइन को क्या मान लिया, रेफरेंस लेवल, प्लस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या आएगी, पॉइंट ए पर पोटेंशियल जो कि ये होता है इंटू माइनस क्यू। बच्चों याद रखना, जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो चार्ज साइन के साथ लिखते हैं, जब आप पोटेंशियल लिखते हैं तो चार्ज साइन के साथ लिखते हैं। याद रखना ये बात, ये चीज याद रखना। मैंने कल यानी पिछले लेक्चर में ये चीज आपको नहीं बताई कि साइन के साथ रखते हैं या नहीं रखते हैं। याद रखना, साइन के साथ रखते हैं, ये अंडरस्टैंड था, समझे ना, ये अंडरस्टूड होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा अब यहां बता रहा हूं कि चार्ज जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं साइन के साथ रखा जाता है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, समझे ना। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं निगेटिव चार्ज की वजह से, तो वहां आप मैग्नीट्यूड ही रखते हैं और डायरेक्शन बताते हो कि किधर है, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर निगेटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव और निगेटिव वहां डायरेक्शन को रेफर करता है। लेकिन यहां पोटेंशियल में जो दिया गया चार्ज है वो चार्ज एज इट इज आप फॉर्मूले में रखोगे, पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज तो निगेटिव, ये याद रखना आप, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होती है, समझे। तो यहां मैं ये दोनों चार्ज साइन के साथ रखूंगा, प्लस पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ मास इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट ए दैट इज 0 का स्क्वायर बराबर पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से आएगी 0, ग्रेविटी की वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से आएगी के क्यू बाय आर इंटू माइनस क्यू। पहले वाला आर क्या था 2d और अब की बार आर क्या है d, प्लस बी पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो ये मैंने क्या लिखा, वर्क एनर्जी थ्योरम से इक्वेशन लिखी। यहां आएगा माइनस के क्यू क्यू बाय 2d बराबर, यहां क्या आएगा माइनस के क्यू क्यू बाय डी, प्लस यहां क्या आएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब इसको इधर लेके जाते हैं तो आएगा के क्यू क्यू कॉमन ले लेते हैं, ये प्लस में आएगा 1/d माइनस 1/2d, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहां बचेगा 1/2d। सॉल्विंग के बाद 1/2d, तो ये आएगा यहां, इधर क्या बचेगा हाफ एम वी बी स्क्वायर, तो हाफ से हाफ गया, वी बी कितना है, वी बी आएगा के क्यू क्यू बाय डी बाय एम, एम नीचे का रूट, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। आई बात समझ में, समझे बच्चों। आप में से कुछ लोग ऐसे भी ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि यहां से फोर्स निकाल लेते हैं, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका क्या आएगा के क्यू क्यू बाय 2d का स्क्वायर, ये फोर्स आएगा। अब क्या कर देते हैं, यहां से लेके यहां तक जो ये फोर्स वर्क करेगा कितना करेगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू डी, इसको क्या बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि वर्क डन बाय, यहां एक ही फोर्स वर्क करेगा इस डायरेक्शन में, कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख देंगे इंटू डिस्टेंस कर देंगे, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा और इसको काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख दोगे। ये कैलकुलेशन गलत होगी। आपने क्या लिख दिया, फोर्स के क्यू बाय 2d स्क्वायर। बेटा वो फोर्स इस पॉइंट पर इतना है, जैसे ही आपका चार्ज आगे आता जाएगा क्या ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा, ये वेरिएबल फोर्स है। तो ऐसे नहीं कर सकते आप कि एक पॉइंट के फोर्स से इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे और उस फोर्स का वर्क आ जाएगा, ये गलत चीज है। अगर ये फोर्स कांस्टेंट होता तो आपकी बात सही होती, फिर आप इसको काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट बराबर कर देते। तो ये तरीका है सही, इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। ओके।